हैं कि प्रीमियम होता क्या है। तो जब प्रीमियम एक कंसिडरेशन है किसके लिए, इंश्योरर एक इंडिविजुअल है जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है। प्रीमियम एक कंसिडरेशन होता है फॉर किसके लिए, रिस्क कवर के लिए। रिस्क कवर जो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल को, इसके कंसिडरेशन अमाउंट को प्रीमियम कहते हैं। इन सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के दो मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। एक प्रीमियम अमाउंट जो कि वो अपने पॉलिसी होल्डर से लेता है, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये प्रीमियम अमाउंट को किधर भी रिटर्न इन्वेस्ट करके जो रिटर्न आता है वो कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट बर्थडे, लास्ट बर्थडे, नियरर बर्थडे या नियरेस्ट बर्थडे कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली एज किसी भी कस्टमर के प्रीमियम का बेस होता है। एज ज़्यादा रहेगा प्रीमियम ज़्यादा भरना पड़ेगा, एज कम है प्रीमियम कम आएगा। एज मेन फैक्टर होता है प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए। अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस दिन उन्होंने पॉलिसी ली है, जिस दिन की पॉलिसी ली है वो हमारा 4 दिसंबर 2010 है, मान लेते हैं कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ये है। कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1982 है। ठीक है, अब इससे अगर हम माइनस करेंगे, डे माइनस किया, ईयर माइनस किया, मंथ माइनस किया, ईयर माइनस किया, तो मेरा ये तो ख़त्म होता है। यहाँ पे 5 मंथ आया और साथ में 28 ईयर्स आया। तो एज ऑन डेट उस कस्टमर का एज होता है 28 ईयर्स 5 मंथ 5 मंथ। अब नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ क्या होगा उसका, तो ये 28वां बर्थडे तो उन्होंने मना चुका है, तो नेक्स्ट होगा 29। ठीक है, और लास्ट होगा 28। लास्ट बर्थडे उनका 28, नेक्स्ट कभी मनाएगा वो बर्थडे का केक काटेगा 29 को, लास्ट उन्होंने 28 को काट चुका है। अब नियरर और नियरेस्ट डेट ऑफ बर्थ उनका क्या होगा, तो अगर 6 मंथ को क्रॉस नहीं किया है तो उतना ही रहेगा। यहाँ पे 5 मंथ है तो इनका नियरर बर्थडे भी 28 ही होगा। अगर यहाँ पे 6 मंथ या उसको क्रॉस करता तब फिर हम नेक्स्ट पकड़ते थे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट हम ले लेते हैं 2010 का, 11 अगस्त 2010 का। इस दिन से पॉलिसी चाहिए, प्रपोजर का डेट ऑफ कमेंसमेंट ये है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कस्टमर का 10/10/1976 है, माइनस करेंगे 01। यहाँ पे 8 मंथ से 10 मंथ डिवाइड नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, तो हम यहाँ से 1 ईयर लेते हैं, यानी 12 मंथ। ये ईयर लिया, यहाँ पे मंथ में ऐड होगा, तो ये मंथ था तो ये मेरा 12 मंथ। तो अब मेरा कितना हो गया मंथ 20, इसमें से 10 माइनस किया तो यहाँ पे आया 10। अब यहाँ पे कितना बचा था 2009, इससे 1996 को माइनस किया तो मेरा एज आया 33। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि अगर यहाँ डेज में कम रहता तो यहाँ पे हम 30 लेते थे, 30 डेज को ही लेते थे। ठीक है, नॉट 31 नॉट 29। ओके, तो अब मेरा एज ऑन डेट कितना आया 33 ईयर्स एंड 10 मंथ। तो मेरा नियरर बर्थडे कितना होगा, 10 मंथ है, 33 को क्रॉस किया तो इट्स 34, ये मेरा नियरर बर्थडे है। लास्ट बर्थडे कितना है, ऑलरेडी मैंने जिस बर्थडे को केक खाया था वो ही होगा, तो मेरा 33 इज ए लास्ट बर्थडे। अच्छा, लास्ट नेक्स्ट अभी नेक्स्ट बर्थडे कभी होगा तो 34 ही, नेक्स्ट बर्थडे 34, लास्ट 33 और नियरर 34। ठीक है, टाइप ऑफ प्रीमियम की बात करें तो 3 तरह के प्रीमियम का टाइप होता है। पहला रिस्क प्रीमियम, नेट प्रीमियम या प्योर प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि XYZ एक कंपनी है, इसके पास एक
1000 पॉलिसी होल्डर है जिनका एज 50 है। इन्होंने पॉलिसी निकाली 1000 रुपीज़ सम एश्योर का, यानी कल को अगर एक बंदे को भी कुछ होता है तो 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी है मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से कि 1% डाई करता है नेक्स्ट ईयर। तो अभी 1% किसका? पॉलिसी होल्डर का। कितना है वो? 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1%, यानी टोटल 10 लोगों का क्लेम आता है। अभी ये 10 लाइव्स का क्लेम आ रहा है, तो फिर 10 लाइव्स का क्लेम कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय सम एश्योर, यानी इतना अमाउंट उसको एक बंदे को देना था, 10 बंदे को देना पड़ेगा, यानी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी टोटल क्लेम कंपनी को पे करना पड़ेगा 5 लाख रुपया। क्योंकि प्रोबेबिलिटी रेट के हिसाब से 1% आदमी डाई करता है अपने नेक्स्ट बर्थडे के दिन से पहले, यानी 50 एज ग्रुप को लिया था। टोटल रिस्क प्रीमियम कितना होगा? ये क्लेम पे किया कितने लोगों के बीच? 1000 लोगों के। तो ये 1000 हट गया, यहाँ पे 500। तो ये मेरा रिस्क प्रीमियम है, इसको हम लोग रिस्क प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि नेट प्रीमियम क्या होता है। तो प्रीमियम का वैसा पार्ट जिसको कि क्लेम पेमेंट के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि रियल एक्सपीरियंसेस मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी अगर सुनामी आया, कुछ आया, तो ये चेंजेज हो सकता है। तो रियल एक्सपीरियंसेस मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी, उसके लिए कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा ली जाती है। ठीक है, उसको वो एक्स्ट्रा पार्ट को नेट प्रीमियम कहते हैं। मीन टू सर्वाइवल बेनिफिट, जिंदा रहा, अभी 10 लोग मरे थे, 10 लोगों का ही डेथ हुआ था, टोटल 1000 पॉलिसी होल्डर थे, तो जो जिंदा रहा उनके सर्वाइवल बेनिफिट के लिए भी प्रीमियम एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। वही एक्स्ट्रा प्रीमियम कहीं पे रख के इन्वेस्ट करके कंपनी हैज़ टू अर्न सम इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो पार्ट है प्रीमियम का, जो एक्स्ट्रा पार्ट है रिस्क प्रीमियम के अलावा, वो उसका नेट प्रीमियम या प्योर प्रीमियम होता है। अभी नेट प्रीमियम प्लस ये प्रीमियम, इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा ग्रॉस प्रीमियम कहलाता है। अब एक होता है लेवल प्रीमियम। थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म एक पर्टिकुलर प्रीमियम का ही एक लिमिट रहता है, वही प्रीमियम उसको थ्रू आउट द फिक्स अमाउंट, उतना ही अमाउंट उसको पे करना पड़ता है, उसको हम लेवल प्रीमियम कहते हैं। ऑफिस प्रीमियम, ऑफिस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस का मेजर एक्सपेंसेस, एजेंट के कमीशन, एम्प्लॉय सैलरी, इन एडिशन टू अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, वो सब प्रीमियम में जो ऐड होता है उसको हम ऑफिस प्रीमियम कहते हैं। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम। एक्स्ट्रा प्रीमियम में बी चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर पॉलिसी, किसी किसी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है। दिस में हैपन बिकॉज द ग्रांट ऑफ सम बेनिफिट, अलग से अगर हम कुछ बेनिफिट लेते हैं बेसिक बेनिफिट के अलावा, लाइक एक्सीडेंट में सम एश्योर का डबल हो जाना, बच्चे की पॉलिसी में प्रीमियम वेबर बेनिफिट हो जाना, ये सब उसके एक्स्ट्रा प्रीमियम में ऐड होता है, इसको राइडर भी कहा जाता है। प्रीमियम लोडिंग, प्रीमियम को जब लोड किया, प्रीमियम के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भरा जाता है, उसको प्रीमियम लोडिंग कहते हैं। वो लोडिंग किसके लिए होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, कंटीजेंसी चार्जेस के लिए। Contingency charges, the expenses that expect to arise in case of unexpected contingencies can result in a sudden increase in a mortality rate। भूकंप आया, सुनामी आया, कुछ के कारण अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको कंटीजेंसी चार्जेस के नाम पे ले जाती है। बोनसेस, बोनसेस को अगर हम देखें तो बोनसेस विल बी पेड विथ प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर्स। कुछ पॉलिसी ऐसा होता है जो कि विथ प्रॉफिट होता है। फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द प्रीमियम, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रीमियम कैलकुलेशन में के टाइम में ध्यान दिया जाता है? तो एज ज़्यादा रहेगा तो रिस्क कवर ज़्यादा होगा, और रिस्क कवर ज़्यादा होगा तो प्रीमियम इफेक्टेड होगा। तो मेरा एज एक फैक्टर होता है। हेल्थ, अगर हेल्थ साउंड नहीं है, बीमार है, रिस्क कवर ज़्यादा हो जाएगा। प्रीमियम कैलकुलेटिंग के टाइम में हेल्थ देखा जाता है। सम एश्योर, कितने का सम एश्योर है, जितने ज़्यादा सम एश्योर उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। टाइप ऑफ प्लान, विद प्रॉफिट है, विदाउट प्रॉफिट है, तो ये मेरा टाइप ऑफ प्लान भी
देखा जाता है। मोर्टेलिटी रेट क्या है, प्रेजेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से उसको दी जाएगी, एज वेल एज इंश्योरेंस रेट, एज, हेल्थ, सम एश्योर्ड, टाइप ऑफ प्लान और इंटरेस्ट रेट, ये सारा फैक्टर्स है जिससे कि प्रीमियम कैलकुलेशन में के टाइम में देखा जाता है। अब हम आते हैं कि प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करते हैं। नॉर्मली प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए एक टेबुलर प्रीमियम रहता है। टेबुलर प्रीमियम यहाँ पे हम एज पर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमको टेबुलर प्रीमियम 32.5 दिया गया है, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे सम एश्योर्ड रिबेट, ठीक है। तो पहला टेबुलर प्रीमियम माइनस सम एश्योर्ड रिबेट। अब हम यहाँ पे 60,000 को एज ए सम एश्योर्ड लेते हैं। सम एश्योर्ड रिबेट के लिए हमको कंडीशन दी जाती है कि अगर 20,000 से 49,990 के बीच में हमारा सम एश्योर है तो ₹1 माइनस होगा, और अगर 50,000 से 99,999 के बीच में सम एश्योर है तो ₹1.5 पर 1000 मेरा सम एश्योर रिबेट मिलेगा, और 1 लाख से एबव है तो हमको ₹2। यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है। बाकी जैसा कंडीशन रहता है उसके हिसाब से हम टेबुलर प्रीमियम में सम एश्योर्ड रिबेट को माइनस करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने 60,000 एज ए सम एश्योर्ड लिया है, तो 60,000 मेरा इस स्लैब में आएगा, यानी 1.5 इससे माइनस हो जाएगा 32 से, तो मेरे पास मेरा टेबुलर प्रीमियम हो गया 31 रुपीज़ पर 1000, मैंने 1,000 के पीछे 31 रुपीज़ मेरा प्रीमियम हुआ। अब आते हैं मोड रिबेट भी रहता है कि अगर बंदे ने ईयरली पेमेंट किया तो उसको ₹1.5 1.5%, 1.5%, यहाँ पे ये रुपीज़ में था, ये परसेंटेज में होता है, तो इतना माइनस होगा, इतना रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा अभी कितना बचा था 31 रुपीज़, तो 31 माइनस 31 का 1.5%। अगर हम 31 में से 31 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करते हैं तो मेरा 30 रुपीज़ 54 पैसा पर 1000 प्रीमियम बनता है, टेबुलर प्रीमियम। अब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, बेनिफिट पेएबल ऑलरेडी प्लान में अवेलेबल रहता है, वो उसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि बेनिफिट पेएबल और एडमिन चार्जेस दोनों को मिला के ₹3 है, ये भी रुपीज़ में है, तो ये 33 में हम ऐड करते हैं, ठीक है। 30 रुपीज़ 54 पैसा में ₹3 ऐड किया, तो अभी मेरा टेबुलर प्रीमियम हो गया 33.54। नाउ ये मेरा कितना के लिए था, ये था पर 1000 के लिए, 1,000 के पीछे ये मेरा फॉर 1000 रुपीज़ के लिए था, तो हमको प्रीमियम निकालना है 60,000 के लिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 60 से करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई किया, मेरा 2012 रुपीज़ 40 पैसा आता है। इसको राउंड फिगर में करना चाहिए, अगर ये 50 पैसा से ऊपर रहता तो मेरा प्रीमियम 13 हो जाता, लेकिन ये 50 पैसा से कम है तो मेरा ईयरली प्रीमियम इतना ही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने के लिए है कि यहाँ पे हम लोगों ने सम एश्योर्ड रिबेट पहले किया था, ये इंश्योरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहले सम एश्योर्ड रिबेट देगा या मोड रिबेट देगा, क्योंकि सम एश्योर्ड रिबेट इन रुपीज़ में होता है, मोड रिबेट इन परसेंटेज में होता है, ये इंश्योरर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा तो जैसे सीक्वेंसेस में है हम वैसा ही करेंगे। टेबुलर प्रीमियम माइनस सम एश्योर्ड रिबेट पहले दिया हुआ है तो पहला, अगर मोड रिबेट पहला दिया तो पहला मोड रिबेट, उसके बाद सम एश्योर्ड रिबेट प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस मल्टीप्लाई बाय सम एश्योर्ड से। अब अगर क्वेश्चन में हमसे ईयरली प्रीमियम नहीं पूछता है, मंथली प्रीमियम पूछता है, तो ये मोड रिबेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोड रिबेट तो तब होता था जब बंदा ईयरली पेमेंट करता था। अगर मंथली है तो इसमें ये परसेंटेज माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल मल्टीप्लाई बाय हमको ईयरली निकलेगा और उसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो मेरा मंथली हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रीमियम कैलकुलेशन करते हैं। बोनस कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूएशन सरप्लस, जो कुछ भी इंश्योरर इन्वेस्ट करता है प्रीमियम अमाउंट को, वहाँ से जो कुछ भी बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सरप्लस होता है उसके वैल्यूएशन में, उसको बोनस के रूप में पॉलिसी होल्डर को रिटर्न की जाती है। कौन से पॉलिसी होल्डर? द पार्टिसिपेटिंग और विथ प्रॉफिट
विथ प्रॉफिट वाले पॉलिसी होल्डर को, ऐसे पॉलिसी जिसमें कि विथ प्रॉफिट वाले टर्म्स कंडीशन है, जिसमें स्टिपुलेटेड रहता है कि मैच्योरिटी पर सम एश्योर प्लस बोनस मिलेगा, उसको हम रिटर्न करते हैं एज ए बोनस के रूप में, एक्स्ट्रा अमाउंट सम एश्योर के ऊपर का। इसको चार तरह के बोनस माना जाता है। पहला होता है सिंपल रिजिवनरी बोनस। बोनस मान लेते हैं डिक्लेयर हुआ 50 रुपीज़ पर 1000, यानी 1000 के सम एश्योर के पीछे 50 रुपया बोनस मिलता है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये मेरा 5% बोनस हुआ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमको 60,000 का मेरा सम एश्योर था, 50 पर 1000, तो ये मेरा हुआ 3000। ये सिंपल रिजिवनरी बोनस अगर प्लान में है वो मिला तो हमको 60,000, ये 6,000 होता है, 60,000 का 50 रुपीज़ पर 1000 डिक्लेयर हुआ था, 60,000 सम एश्योर था, सम एश्योर का 50 रुपया पर 1000 के हिसाब से कैलकुलेट किया तो मेरा आता है 3,000 रुपीज़। तो मैच्योरिटी पर हमको मिलता था 60,000 प्लस 3,000, तो मेरा हो गया 63,000। ये हमको मैच्योरिटी पर मिलता था। लेकिन पॉलिसी में मान लेते हैं कि दूसरा टाइप का बोनस है, वो है कंपाउंड रिजिवनरी बोनस। अभी इस कंपाउंड रिजिवनरी बोनस में क्या मिलता है, जो बोनस पहले हमको मिल चुका था, अगेन यहाँ भी मानते हैं हम कि 5% ही बोनस डिक्लेयर किया गया है कंपाउंड रिजिवनरी बोनस में। तो ये जो पहले हमको 63,000 मिला था सिंपल रिजिवनरी बोनस का, उतना मल्टीप्लाई बाय इतना प्लस अगेन 63,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, यानी पहले के सिंपल रिजिवनरी बोनस में अगेन 5% ऐड होता है, तो ये बोनस हमको दोबारा मिलेगा। तो मेरा टोटल अमाउंट, अब यहाँ पे बोनस अगर हम कैलकुलेट करेंगे 63,000 का, तो ये मेरा होता है 3,600। ठीक है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरा टोटल 3,600 हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 66,600। ठीक है, तो ये मेरा 66,600 रुपया अगर हमको कंपाउंड रिजिवनरी बोनस मिला था 5% के हिसाब से भी, तो और 60,000 मेरा सम एश्योर था, तो हमको टोटल मैच्योरिटी पर ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड रिजिवनरी बोनस भी हम 5% पे ही कैलकुलेट किए हैं, सिंपल में भी 5%। तो सिंपल में 60,000 मेरा सम एश्योर था, तो उसका 5% यानी 3,000 बोनस, 60,000 ये, तो मेरा 63,000 हुआ। लेकिन कंपाउंड है तो ये पहला साल का और फिर से 63,000 का 5% टोटल मिला के 66,600 हमको मिलेगा। तो सिंपल रिजिवनरी बोनस, कंपाउंड रिजिवनरी बोनस, एंड देन एक होता है टर्मिनल बोनस। जब पॉलिसी मैच्योर होती है या क्लेम आता है, पॉलिसी एंड होता है या डेथ क्लेम आया, तब एक वन टाइम बोनस मिलता है। जो कुछ भी डिक्लेयर होता है इसको हम टर्मिनल बोनस कहते हैं। सो लॉन्ग द पॉलिसी बहुत लंबे समय तक, स्पेसिफिक पीरियड तक कंटिन्यू रहा और उसके बाद वो बंद हुआ, तो ये वन टाइम बोनस रहता है, टर्मिनल बोनस। ठीक है, अभी एक होता है इंटरिम बोनस। मान लो किसी ने 20 साल की पॉलिसी ली थी और इस बीच में उन्होंने यहाँ पे पॉलिसी को बंद कराया। ठीक है, अभी प्लान में ऑलरेडी था कि सम एश्योर प्लस बोनस, तो सम एश्योर तो जो कुछ भी रहेगा सरेंडर अमाउंट वो मिलेगा, प्लस यहाँ बीच में जो कुछ भी बोनस यहाँ तक डिक्लेयर हुआ था। इंटरिम बोनस डिक्लेयर होता है एवरी 31 मार्च के बाद, हर साल डिक्लेयर होता है। तो यहाँ तक वैल्यूएशन के टाइम में जितना बोनस, सपोज यहाँ पे 50 रुपीज़ पर 1000 डिक्लेयर हुआ था फॉर 15 ईयर्स के लिए, तो ये 15 साल का ये बोनस प्लस जितना सरेंडर फैक्टर रहेगा वो उसको मिलेगा। ये फाइनल पेमेंट बिकम द टू वैल्यूएशन डेट। हर साल डिक्लेयर होता है इंटरिम बोनस, जब एंड करते टाइम में हमको जो पैसा मिलता है वो मिलेगा।
अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज पेबल ऑन पॉलिसी विच बिकम्स द क्लेम बिटवीन टू वैल्यूएशन डेट। तो इंटरिम बोनस ही है ऐसा क्लेम जो क्लेम के टाइम में टू वैल्यूएशन के डेट में ऐसा बोनस पेबल होता है, तो वो इंटरिम बोनस होता है। तो बोनस को 4 भागों में बांटा जाता है: सिंपल रिजिवनरी बोनस, कंपाउंड रिजिवनरी, टर्मिनल और इंटरिम बोनस।